हेलो दोस्तों, ईएसआईसी से संबंधित इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईएसआईसी से जारी किया गया एक गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें नियम 55 को अमेंड कर दिया गया है, सुधारित कर दिया गया है और इसका फायदा बीमारी हित लाभ जो ईएसआई देती है उसके लाभार्थियों को होने वाला है। मेरा नाम है प्रथमेश और ईएसआई से संबंधित अधिकारिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आपको ईएसआई से संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे चैट के द्वारा जानकारी पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रूल 55 जो अमेंड हुआ है वो क्या है, इसमें नया संशोधन क्या किया गया है, क्या सुधार लाए गए हैं, इससे कौन से लाभार्थियों को फायदा होगा और ये कब से लागू हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम जो बदलाव आए हैं उसके बारे में चर्चा करें, सबसे पहले समझते हैं कि ईएसआईसी का रूल 55 क्या है। रूल 55 सिकनेस बेनिफिट के बारे में है, जिसे बीमारी हित लाभ कहा जाता है। रूल 55 जैसे आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, उसमें 3 महत्वपूर्ण भाग है। रेड कलर में इसको नंबरिंग की है और हाईलाइट किया गया है। उसमें सबसे पहले भाग में ये कहा गया है कि हित लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र होगा। तो पात्रता के लिए जैसे आप पढ़ सकते हो कि उन्होंने शर्त दी है, इफ द कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम वेर पेएबल फॉर नॉट लेस देन 78 डेज इन द करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि जिसने 78 दिन से ज्यादा योगदान अपने अंशदान कालावधि में दिया है, वही व्यक्ति बीमारी हित लाभ प्राप्त करने के लिए हित लाभ कालावधि में पात्र होगा। हित लाभ कालावधि क्या है, अंशदान कालावधि क्या है, इसके बारे में जानकारी देने वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, आप चाहे तो उसे रेफर कर सकते हो। संक्षिप्त में ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 होते हैं। योगदान कालावधि जो अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च तक होता है, और संबंधित योगदान कालावधि में जो व्यक्ति अंशदान भरता है उसे हित लाभ मिलता है, और हित लाभ मिलने का कालावधि 1 जनवरी से 30 जून और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। तो इससे विस्तृत में जानने के लिए आप अंशदान का और ईएसआईसी के हित लाभ के दर का वीडियो जो चैनल पे उपलब्ध है उसे देख सकते हो। रूल 55 में दूसरा भाग यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार ईएसआईसी के अंतर्गत रजिस्टर होता है तो वो जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल को ही हो या 1 अक्टूबर को भी हो। ये 2 दिन है जहाँ से अंशदान कालावधि या योगदान कालावधि शुरू होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी आदमी जब ईएसआईसी में आए तो इन्हीं 2 तारीखों में आए। तो ऐसे लोगों के लिए भाग 2 में रूल 55 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति अंशदान कालावधि के बीच में ईएसआईसी में आता है तो उसे जिस दिन वो नौकरी में आया उससे लेकर योगदान कालावधि के अंत तक जितने दिन है उसके कम से कम आधे दिन काम किया होना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति 1 जुलाई से ईएसआईसी में रजिस्टर होता है तो अप्रैल से लेकर सितंबर का जो अंशदान कालावधि है उस समय में उसके पास 3 ही महीने बचते हैं। तो 3 महीने में से कम 1.5 महीने का योगदान उसने भरना जरूरी है, तभी वो संबंधित हित लाभ कालावधि कब चालू होगा उसका, तो वो जब नौकरी में आया उससे 9 महीने के बाद, तो वो संबंधित हित लाभ कालावधि में बीमारी हित लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। तो इस तरह से भाग 2 में जो बीमित व्यक्ति 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर के व्यतिरिक्त तारीखों में ईएसआईसी में ज्वाइन होता है, ईएसआईसी में पंजीकृत होता है, उस व्यक्ति के लिए बीमारी हित लाभ के लिए पात्रता क्या होगी वो कहा गया है। और इसका तीसरा भाग ये है कि किसी भी बीमारी हित लाभ के प्राप्त करते समय पहले 2 दिन के लिए बीमारी हित लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जिसे वेटिंग डेज कहा जाता है। बहुत लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमने बीमारी हित लाभ के लिए जो सर्टिफिकेट जमा किए वो 15 दिन के थे लेकिन 13 ही दिन का पगार मिला, 7 दिन के थे लेकिन 2 ही दिन का पगार मिला। तो इसका कारण ये है कि पहले 2 दिन का पगार बीमारी हित लाभ के अंतर्गत वेटिंग डेज करके काउंट होता है और उस समय का पगार नहीं दिया जाता। और साथ में एक के बाद एक आने वाले 2 हित लाभ कालावधि में ज्यादा से ज्यादा 91 दिनों तक ही बीमारी हित लाभ लिया जा सकता है। इस तरह रूल 55 में 3 चीजें समन्वित है। इसमें जो संशोधन हुआ है, जो अमेंडमेंट आई है, वो भाग 1 में है
तो भाग 1 में जैसे कहा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें 78 दिन कम से कम योगदान दिया हुआ होना आवश्यक है, तो उसे संशोधित किया है। और वो इसलिए किया है और वो सिर्फ मातृत्व हित लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए ही संशोधित किया गया है। आपको अगर जानकारी होगी तो 2017 से मातृत्व हित लाभ जो है वो 12 हफ्तों से बढ़ा के 26 हफ्तों का कर दिया गया था। उससे संबंधित गैजेट नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो आप जाकर पढ़ सकते हो। तो जब मातृत्व हित लाभ 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्तों का कर दिया गया था, तो ऐसा होता था कि 6 महीने काम पर ना आने की वजह से उस महिला का योगदान बंद हो जाता था 6 महीने के लिए, क्योंकि वो छुट्टी पे होती थी और योगदान नहीं आता था। तो उसकी वजह से उसके आगे वाले हित लाभ कालावधि में या बेनिफिट पीरियड में वो महिला सिकनेस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होती थी, बीमारी हित लाभ के लिए वो पात्र नहीं रहती थी। जैसे आपको अगर मैं उदाहरण दूं कि समझिए कोई महिला है जिसने मातृत्व हित लाभ 15 अगस्त 2020 से लेकर 14 फरवरी 2021 तक लिया, तो इसमें जो मातृत्व हित लाभ की छुट्टी उस महिला ने ली वो बढ़ जाती है 2 योगदान कालावधियों में। पहला योगदान कालावधि होता है अप्रैल 20 से लेकर सितंबर 20 तक। अप्रैल 20 से लेकर सितंबर 20 तक के योगदान कालावधि में उसने 14 अगस्त तक काम किया है, तो 14 अगस्त तक उसको 117 दिन मिले काम करने के लिए, और समझ लीजिए वहां पे उसने पूरे 117 दिन काम किया हुआ है। तो इससे संबंधित जो हितलाभ कालावधि है जो 1 जनवरी से लेकर 30 जून 21 तक है, तो उसमें तो वो सिकनेस बेनिफिट के लिए या बीमारी हितलाभ के लिए पात्र रहेगी, क्योंकि उसने 78 दिनों से ज्यादा काम किया हुआ है। लेकिन मातृत्व हितलाभ का जो बचा हुआ हिस्सा है वह जाता है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 14 फरवरी 2021 तक। इसमें अंशदान कालावधि 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का समय है, जिसमें 14 फरवरी तक वो छुट्टी पर रही, 15 फरवरी से वो काम पर जाना शुरू हो गई और 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक वो काम पर रही। तो उसे काम करने के लिए पूरे अंशदान कालावधि में सिर्फ 39 डेज मिले। उन 39 डेज मिलने की वजह से वो 39 दिनों का या उससे कम दिनों का अंशदान भर पाएगी। अब इससे ये होगा कि उससे संबंधित जो हितलाभ कालावधि है जो 1 जुलाई 21 से लेके 31 दिसंबर 21 तक जाएगा, उसमें वो हितलाभ के पात्र नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है कि 78 दिनों से ज्यादा अंशदान भरा हुआ हो, और 78 दिनों से ज्यादा अंशदान हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ 39 दिन काम पे आई है, उसके बचे हुए दिन वो मैटरनिटी लीव पे थी। तो इस तरह से मैटरनिटी लीव लेने की वजह से बहुत सारी महिलाएं सब्सिक्वेंट आगे वाले हितलाभ कालावधियों में अपात्र हो जाती थी। तो इस नुकसान से बचाने के लिए ये अमेंडमेंट आई है। इसकी सूचना 2021 में फरवरी माह में प्रेस रिलीज के द्वारा कॉर्पोरेशन ने दी थी, लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन होना, उसको ESI एक्ट का हिस्सा बनाना, इन सब चीजों में 1 साल चला गया और 7 मार्च 2022 जो महिला दिन का अवसर है, उस अवसर पर भारत सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी करके इस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आई। तो अब अमेंडमेंट होने की वजह से अब ऐसा होगा कि ये महिला जिसके पास मातृत्व हितलाभ खत्म होने के बाद अंशदान भरने के लिए सिर्फ 39 दिन ही है, 39 दिन पर ही वो काम जा सकती है। तो उसमें कहा गया है कि 39 दिन भी हो उसके पास, तो उसमें से भी कम से कम 50% से ज्यादा दिन अगर वो काम पर जाती है, उसका अंशदान भरा जाता है, तो वो अगले हितलाभ कालावधि में बीमारी हितलाभ के लिए पात्र रहेगी। तो इसका मतलब है कि जैसे 39 दिनों में से कम उसने अगर 50% से ज्यादा, इसका मतलब 20 दिन या उससे ज्यादा दिन अगर काम किया, उसका अंशदान भरा गया, तो 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के हितलाभ कालावधि के लिए वो बीमारी हितलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ मातृत्व हितलाभ लेने वाली महिलाओं के लिए ही ये अमेंडमेंट लाई गई है। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जिन्होंने बच्चे गोद लिए हैं या जिन्होंने सरोगसी के थ्रू बच्चे प्राप्त किए हैं, उनके लिए भी इस सुविधा का फायदा मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये अमेंडमेंट इसीलिए आई कि जब मातृत्व हितलाभ 12 हफ्तों से 26 हफ्ते कर दिया गया था
जनवरी 2017 में ये हुआ था। तो ईएसआईसी ने जो ये अमेंडमेंट लाई है वो रिट्रोस्पेक्टिव पूर्व लक्ष्य प्रभाव से लाई है। जनवरी 2017 से ये लागू हो जाएगी और तब से आगे जितने भी मामले हुए हैं जहाँ पे सिकनेस बेनिफिट के लिए अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल है उन सभी को इसका लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा कदम है महिलाओं के सशक्तिकरण में। और महिला दिन के अवसर पर ये एक्ट अमेंड करके भारत सरकार ने उनको प्रदान किया हुआ एक गिफ्ट हम कह सकते हैं। ईएसआईसी से संबंधित लाभों की जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।